माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता लेकर आ रही हूँ आपके लिए वीडियो लेक्चर सीरीज फॉर डिप्लोमा कोर्स। यह वीडियो लेक्चर सीरीज राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए विशेष रूप से तैयार की जा रही है, किंतु इस वीडियो लेक्चर सीरीज से इंजीनियरिंग के अन्य छात्र भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हमारा विशेष प्रयास है कि हमारे छात्र सरलता से और सुगमता से तकनीकी विषयों के सिद्धांतों को समझ सकें, आत्मसात कर सकें। माय डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं अपना सब्जेक्ट वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग के ऊपर वीडियो लेक्चर सीरीज। यह सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम के 5th सेमेस्टर का विषय है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला मॉड्यूल जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वायरलेस कम्युनिकेशन। मैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कला निकेतन पॉलिटेक्निक कॉलेज जबलपुर। यह जो विषय है हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग, इस पूरे विषय में हम क्या पढ़ेंगे ये इस स्लाइड में दिखाया गया है। सबसे पहले यह कोर्स वायरलेस कम्युनिकेशन के सिद्धांत तथा कंपोनेंट्स को समझाएगा। दूसरा, यह कोर्स वायरलेस लैन के सिद्धांत, कंपोनेंट्स तथा टेक्नोलॉजीज को समझाएगा। थर्ड पॉइंट, यह कोर्स वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन जैसे जीएसएम, सीडीएमए, 4G इत्यादि के सिद्धांत को समझाएगा, आर्किटेक्चर तथा टेक्नोलॉजीज को भी समझाएगा। तो इस तरह से ये जो हमारा कोर्स है ये वायरलेस कम्युनिकेशन को कवर करेगा, वायरलेस लैन जैसे कि इंफ्रारेड लैन, जैसे कि स्प्रेड स्पेक्ट्रम लैन, रेडियो फ्रिक्वेंसी लैन इत्यादि के बारे में भी समझाएगा। और मोबाइल कम्युनिकेशन की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज हैं जैसे जीएसएम टेक्नोलॉजी है, सीडीएमए है, इस तरह से फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सभी जनरेशन की टेक्नोलॉजीज को तथा उनके आर्किटेक्चर को समझाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारा जो पहला मॉड्यूल है इसका आउटकम क्या है। फर्स्ट पॉइंट, यह मॉड्यूल वायरलेस कम्युनिकेशन की परिभाषा समझाएगा। यह मॉड्यूल वायरलेस कम्युनिकेशन का परिचय देगा। यह मॉड्यूल वायरलेस कम्युनिकेशन वर्सेस वायर्ड कम्युनिकेशन की तुलना समझाएगा। यह मॉड्यूल वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रमुख कंपोनेंट्स को समझाएगा। वायरलेस कम्युनिकेशन की परिभाषा। वायरलेस कम्युनिकेशन संचार की ऐसी तकनीक है जिसमें अनबाउंडेड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम का प्रयोग होता है, अर्थात आकाश माध्यम होता है। किसी प्रकार के तार जैसे कोएक्सियल केबल, यूटीपी, एसटीपी, ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ पर हम ये समझते हैं, इस परिभाषा से समझते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन संचार की ऐसी तकनीक है जिसमें कोई भी गाइडेड मीडियम का, अनगाइडेड मीडियम और अनबाउंडेड मीडियम जैसे आकाश है इसका उपयोग होता है। अनबाउंडेड का मतलब होता है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, अनगाइडेड का मतलब होता है जिसको कोई गाइड करने के लिए बाउंड्री नहीं है। तो ऐसा जो मीडियम है वो है आकाश। तो आकाश माध्यम का उपयोग होता है। किसी प्रकार के तार जैसे कोएक्सियल केबल, यूटीपी, एसटीपी का उपयोग नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं, आकाश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग के माध्यम से इंफॉर्मेशन का संचार होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुले आकाश में जो जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर तक पहुंचती है। यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन का एक छोटा सा डायग्राम है वो समझाया गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ट्रांसमीटर है, यहाँ पर एक टावर है और टावर के ऊपर यहाँ पर एक ट्रांसमीटर एंटीना है। इस ट्रांसमीटर से कोएक्सियल केबल या ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से ये एंटीना जुड़ा रहता है। ट्रांसमीटर से जो भी सिग्नल आता है, एसी सिग्नल आता है, वो इस एंटीना में जाता है। ये एंटीना जो है वो इस सिग्नल को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, जो कि ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये वेव्स जो है वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से ट्रेवल करके सीधे रिसीविंग एंटीना तक जाती हैं। रिसीविंग एंटीना जो है इन वेव्स को कैच करेगा और रिसीवर को देगा, और रिसीवर जो है फिर से जो इंफॉर्मेशन है उसको रिजनरेट कर देगा। इस तरह से जो वायरलेस मीडियम है वो यहाँ पर है, आकाश यहाँ पर मीडियम है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो इस सिग्नल को कैरी कर रही हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन के सिद्धांत। पॉइंट नंबर 1, वायरलेस कम्युनिकेशन में माध्यम हेतु आकाश का उपयोग होता है। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग, यानी कि ये तरंग होती हैं जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान में संचरण कर सकती हैं, ये ही सूचना को कैरी करती हैं। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग टीईएम मोड, अर्थात
ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड में संचरण करती हैं। ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड क्या है, इसके बारे में हम अगले मॉड्यूल में डिटेल से समझेंगे, है ना। अभी हम आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग आकाश माध्यम में एंटेना के द्वारा भेजी तथा प्राप्त की जाती हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि एंटेना जो है वो वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। एंटेना जो है वो ट्रांसमीटर में भी लगा रहता है और रिसीवर में भी लगा रहता है, और एंटेना जो है वो ही सिग्नल की एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो एंटेना से ही सिग्नल निकलता है, वायरलेस सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, और रिसीवर एंटेना के द्वारा वायरलेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो रिसीव की जाती हैं। पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग आकाश में प्रकाश की गति से संचरण करती हैं, और ये प्रकाश की जो गति है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर जाती हैं। पॉइंट नंबर 6, ट्रांसमीटर एंटेना का पावर तथा रिसीवर एंटेना का गेन वायरलेस कम्युनिकेशन का कवरेज एरिया निर्धारित करता है। अर्थात जो वायरलेस कम्युनिकेशन का कवरेज एरिया कितना होगा, कितनी दूर तक वायरलेस कम्युनिकेशन का सिग्नल जा पाएगा और अच्छे से रिसीव किया जा सकेगा, इसको निर्धारित करने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहाँ बताए गए हैं। इसके अलावा अन्य फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन ये दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ट्रांसमीटर एंटेना का पावर, है ना। तो जितना ज़्यादा इसका ट्रांसमीटर एंटेना का पावर होगा उतनी ही दूर तक सिग्नल जा सकेगा। और रिसीविंग एंटेना का गेन, रिसीविंग एंटेना जो है, जो अपने मोबाइल सेट में लगा रहेगा या जीपीएस रिसीवर में जो एंटेना लगा है, उस एंटेना का गेन अगर अच्छा होगा तो वो एंटेना वीक से वीक सिग्नल को भी प्राप्त कर पाएगा, है ना। तो इस तरह से ट्रांसमीटर एंटेना का पावर और रिसीवर एंटेना का गेन जो है वायरलेस कम्युनिकेशन का कवरेज एरिया निर्धारित करते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन के सिद्धांत का अब हम 7th पॉइंट पढ़ेंगे। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है? वॉइस, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एटसेट्रा डिजिटल इंफॉर्मेशन सिग्नल होता है जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहलाता है। यह लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। हम देखते हैं कि जो यूज़र जो सिग्नल इंफॉर्मेशन बनाता है वो वॉइस होती है या टेक्स्ट होती है, इमेज या वीडियो होती है, ये डिजिटल फॉर्म में होती है। और ये डिजिटल फॉर्म का जो सिग्नल है ये एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है और इसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं। आगे हम देखते हैं कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल सी एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है जो आकाश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के रूप में संचरण करता है। तो हमने देखा कि यहाँ दो सिग्नल्स हैं, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो कि एक्चुअली इंफॉर्मेशन सिग्नल है, और एक कैरियर सिग्नल है जो कि सिर्फ सिग्नल को कैरी करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। अब हम 9th पॉइंट पे देखते हैं मॉड्यूलेशन क्या है। तो मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैरियर सिग्नल में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल समाहित हो जाता है, जैसे लिफाफे में रखा हुआ पत्र। ट्रांसमीटर एंटेना से मॉड्यूलेटेड कैरियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग के रूप में प्रसारित होता है। इस मॉड्यूलेटेड कैरियर के साथ साथ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी ट्रांसमीटर से रिसीवर तक पहुंच जाता है। तो अब हम इस पॉइंट को फिर से समझते हैं। मॉड्यूलेशन क्या है? मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो सिग्नल होते हैं, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और एक कैरियर सिग्नल जो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है। तो मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैरियर सिग्नल के अंदर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो है वो समाहित हो जाएगा, उसके अंदर फिट हो जाएगा। जैसे कि लिफाफे के अंदर हम पत्र रख देते हैं, तो यहाँ पर लिफाफा जो है वो कैरियर है और पत्र जो है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है ना। जिस तरह लिफाफे में रखा हुआ पत्र अपने सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है, सुरक्षित रूप से पहुंच जाता है, उसी तरह से कैरियर में जो समाहित है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, वो भी अपने ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सुरक्षित रूप से पहुंच जाता है। लिफाफे की और मॉड्यूलेशन प्रोसेस की जो तुलना की गई है, ये बहुत ही सुंदर तुलना है। वायरलेस कम्युनिकेशन के सिद्धांत का ही 10वां पॉइंट पढ़ेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन के उदाहरण देखते हैं हम। आजकल तो बहुत ज़्यादा उपयोग होते हैं, पूरा वायरलेस का ही एक तरह से समझ लीजिए कि वायरलेस का ही ज़माना है, पूरा समय चल रहा है। हम देखते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन के बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे कि एफएम रेडियो है, डीटीएच टीवी है, वाईफाई लैन है, मोबाइल कम्युनिकेशन है, सेटेलाइट कम्युनिकेशन है, इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रकार के उदाहरण हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन के लाभ हम देखेंगे कि वायरलेस कम्युनिकेशन के क्या लाभ हैं। पहला लाभ इसका है इंस्टॉलेशन कॉस्ट तथा इंस्टॉलेशन टाइम कम होता है, क्योंकि वायर्स केबल्स बिछाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये बहुत ही सीधा साधा लाभ है इसका, बहुत ही सुंदर, कि केबल्स क्योंकि बिछाई नहीं जाती हैं,
इसलिए केबल बिछाने में जो समय लगता है वो भी कम हो जाता है और केबल्स का जो कॉस्ट है वो भी नहीं लगता। तो इस तरह से इंस्टॉलेशन कॉस्ट और इंस्टॉलेशन टाइम दोनों ही बहुत कम होते हैं। अधिक संख्या में अधिक एरिया के यूजर्स को सर्विस दी जा सकती है। ये भी इसका एक बहुत बड़ा लाभ है कि इसके द्वारा इसमें कोई केबल बिछाने की जरूरत भी नहीं है, फिर भी एक बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है और ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को, ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स को सर्विस दी जा सकती है। पॉइंट नंबर 12, वायरलेस कम्युनिकेशन की हानि। वायरलेस के लाभ तो हमने देख लिए, लेकिन वायरलेस कम्युनिकेशन की कुछ हानि भी है ना, डिसएडवांटेज भी है, वो हम देखेंगे कि QoS क्वालिटी ऑफ सर्विस पुअर होती है। वायरलेस कम्युनिकेशन की क्वालिटी और सर्विस पुअर होती है, जैसे कि वॉइस क्वालिटी पुअर होती है, कॉल ड्रॉप हो जाता है, लेस डेटा स्पीड मिलती है। ये सब हम देखते हैं अपने, हम कभी भी मोबाइल का जब उपयोग करते हैं तो हम देखते हैं कि वॉइस कभी कभी अच्छी नहीं होती है मोबाइल कम्युनिकेशन में, जबकि लैंडलाइन का फ़ोन अगर हम लगाएं तो बहुत ही अच्छी स्पष्ट आवाज़ आती है और कभी कनेक्शन भी ड्रॉप नहीं होता है ना। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में चूंकि मीडियम आकाश है यहाँ पर, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ही चैनल का काम कर रही हैं, तो कई बार यहाँ पर बहुत प्रकार के नॉइज आ जाती है, इसलिए वॉइस क्वालिटी पुअर हो जाती है, कॉल भी ड्रॉप होता है और डेटा स्पीड भी कम मिलती है एज कंपेयर टू वायर्ड वायर्ड कम्युनिकेशन। यहाँ हमने वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन की तुलना की है। पहला कॉलम बना है वायर्ड कम्युनिकेशन का, दूसरा कॉलम है वायरलेस कम्युनिकेशन का। हम पहला पॉइंट देखते हैं। इस विधि में संचरण हेतु बाउंडेड फिजिकल मीडियम का उपयोग होता है और इस विधि में संचरण हेतु अनबाउंडेड फिजिकल मीडियम का, जैसे आकाश का, उपयोग होता है। पॉइंट नंबर 2, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, यूटीपी एसटीपी लोकप्रिय माध्यम है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग आकाश में सिग्नल संचरण करती है। पॉइंट नंबर 3, क्वालिटी ऑफ सर्विस यहाँ पर बहुत उच्च होता है क्योंकि नॉइज और इंटरफेरेंस नहीं होते हैं, और वायरलेस कम्युनिकेशन में क्वालिटी ऑफ सर्विस निम्न होता है क्योंकि नॉइज या इंटरफेरेंस का प्रभाव ज़्यादा होता है। पॉइंट नंबर 4, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और टाइम ज़्यादा होता है किसमें, वायर्ड कम्युनिकेशन में, और वायरलेस में इंस्टॉलेशन कॉस्ट और टाइम कम होता है। और पांचवा पॉइंट जो कि बहुत ही जरूरी है, यूजर को मूवमेंट नहीं मिलता। वायर्ड कम्युनिकेशन में यूजर को मूवमेंट नहीं मिलता। यही सबसे बड़ा कारण है कि वायर्ड कम्युनिकेशन का जो है धीरे धीरे ऑब्सोलेट होता जा रहा है और पूरी तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन जो है वो सब लोग यूज करने लगे हैं, बहुत पॉपुलर हो गया है क्योंकि यूजर को मूवमेंट इसमें नहीं मिलता, जबकि वायरलेस कम्युनिकेशन में यूजर को बहुत ज्यादा मूवमेंट की सुविधा होती है। तो इस तरह से हमने वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस दोनों को यहाँ पर कंपेयर किया है। यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन की तुलना के लिए। यहाँ पर हमने एक वायर्ड लैन बनाया है, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। इधर पर हम देखते हैं कि एक इथरनेट स्विच है। यहाँ पर एक इथरनेट स्विच जो है वो केबल के माध्यम से कंप्यूटर 1 से जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर 2 से जुड़ा हुआ है, गेम कंसोल से जुड़ा है, इंटरनेट से जुड़ा है, प्रिंटर से भी जुड़ा है। ये पूरे जो कनेक्शंस है ये वायर्ड कनेक्शंस है। यहाँ पर वायर्ड के रूप में इथरनेट केबल का, या कोएक्सियल केबल का उपयोग या ऑप्टिकल फाइबर केबल का भी उपयोग होता है ना। वायरलेस लैन में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा एक्सेस पॉइंट है वाईफाई का वो बीच में रखा हुआ है। यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिख रही हैं, इससे ये वाला कंप्यूटर कनेक्टेड है वायरलेसली, ये मोबाइल भी वाईफाई कनेक्टेड है, ये स्मार्ट वॉच है, ये भी वाईफाई कनेक्टेड है ना। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में जो है बिना किसी तार के ये अपने एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है। अब हम देखते हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन के प्रमुख कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन अगर हमको स्थापित करना है तो उसके जो कंपोनेंट्स क्या होंगे मुख्य रूप से। यहाँ पर हमने ये डायग्राम जो है ये दो भागों में बना हुआ है। पहला भाग जो है वो इस साइड में, ये रिसीवर, ये ट्रांसमीटर है, और ये दूसरा जो पार्ट है ये है, ये रिसीवर है। ठीक है। तो ट्रांसमीटर में हम देखते हैं यहाँ सबसे नीचे है कंप्यूटिंग डिवाइस, उसके ऊपर है मॉड्यूलेटर, उसके ऊपर है पावर एम्पलीफायर और उसके ऊपर एंटेना। एंटेना से सिग्नल निकलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से सिग्नल जो है फिर यहाँ पर रिसीवर पहुंचता है। रिसीवर का एंटेना जो है सबसे पहले लगा हुआ है। एंटेना से सिग्नल जाएगा एलएनए एम्पलीफायर में, फिर डीमॉड्यूलेटर में और फिर कंप्यूटिंग डिवाइस में। आइए हम इन सभी कंपोनेंट्स को एक करके समझते हैं। ट्रांसमीटर में सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटिंग डिवाइस यह यूजर टर्मिनल होता है। यह एक डिजिटल डिवाइस है जो यूजर को नेटवर्क से जोड़ता है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, कैमरा, जीपीएस रिसीवर इत्यादि। तो कंप्यूटिंग डिवाइस जो है वो इनमें से कुछ भी एक हो सकता है जो कि यूजर
जिस पे काम करता है, यूजर जिससे जुड़ता है, यूजर जिसको यूज करता है, वो होता है कंप्यूटिंग डिवाइस। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन इसके उदाहरण है। सेकंड जो है इसका जो मुख्य कंपोनेंट है ट्रांसमीटर का, वो है मॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर जो है वो यूजर को नहीं दिखेगा, यूजर को सिर्फ जो है अपना कंप्यूटिंग डिवाइस ही दिखते हैं बस, है ना। मॉड्यूलेटर यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया संपन्न करता है। इसके इनपुट में दो सिग्नल होते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल तथा कैरियर सिग्नल। मॉड्यूलेशन के उपरांत आउटपुट में मॉड्यूलेटेड कैरियर प्राप्त होता है जिसमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल समाहित होता है। ये हम अभी पहले भी समझ चुके हैं कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। यहाँ पर फिर से रिपीट में कर दे रही हूँ कि मॉड्यूलेशन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो सिग्नल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला इंफॉर्मेशन सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और दूसरा कैरियर सिग्नल जो कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। कैरियर सिग्नल जो है, विभिन्न तकनीकें होती हैं मॉड्यूलेशन की। जैसे डिजिटल मॉड्यूलेशन की जो तकनीक है उनके कुछ नाम मैं बता रही हूँ, जैसे कि ओ ओ के यानी ऑन ऑफ कीइंग, एफ एस के यानी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, पी एस के यानी फेज शिफ्ट कीइंग, बी पी एस के यानी बाइनरी फेज शिफ्ट कीइंग इत्यादि। तो डिजिटल मॉड्यूलेशन के बहुत सारी तकनीक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। उनमें से कोई भी एक टेक्निक का उपयोग जो है मॉड्यूलेटर करता है और कैरियर को मॉड्यूलेट कर देता है। तीसरा हम देखते हैं पावर एम्पलीफायर। अब यह डिवाइस मॉड्यूलेटेड कैरियर के पावर को प्रसारण क्षमता के अनुसार बढ़ाता है, ठीक है ना। तो अब क्या है, ये पावर एम्पलीफायर इसलिए लगाया गया है ताकि जो मॉड्यूलेटेड कैरियर निकला उस कैरियर को अब ट्रांसमिट एंटेना को देना पड़ेगा। तो एंटेना में जब सिग्नल जाएगा तो उसका पावर जो है बढ़ा के उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा। तो जो प्रसारण क्षमता जितनी है एंटेना की, उसके हिसाब से पावर एम्पलीफायर जो है वो कैरियर सिग्नल का पावर को बढ़ा देगा। जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, समझो कि एक जीएसएम मोबाइल का एक ट्रांसमीटर एंटीना है। तो इसका जो वोल्टेज होता है वो लगभग 20 वॉट होता है। तो यहाँ पर जो पावर एम्पलीफायर होगा वो कैरियर का पावर 20 वॉट तक बढ़ा देगा, और फिर ये 20 वॉट पावर जो है ये एंटेना से ट्रांसमिट होगा, ठीक है। अब चौथा पॉइंट हम देखते हैं, एंटेना यह एक ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसमीटर में एसी सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग में परिवर्तित करता है तथा किसी दिशा में प्रसारित करता है। एंटेना का पावर प्रसारण की क्षमता के अनुसार होता है। तो एंटेना के बारे में हम पहले भी देख लिए हैं, है ना। तो एंटेना जो है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा एक किसी निर्धारित दिशा में। अब हम देखते हैं रिसीवर। रिसीवर के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। रिसीवर का जो पहला कंपोनेंट है वो एंटेना है, क्योंकि जो एंटेना है वो ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रिसीव कर रहा है। तो एंटेना जो है वो एक ट्रांसड्यूसर है। रिसीवर में यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग को एकत्रित करके एसी सिग्नल में परिवर्तित करता है। इसका एंटेना गेन अधिक होता है ना। तो रिसीवर एंटेना का गेन अधिक रखा जाता है ताकि वो अच्छे से सिग्नल को, वीक से वीक सिग्नल को भी प्रॉपरली रिसीव करके रीजनरेट कर सके, है ना। और यहाँ पर एक और बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को वो एकत्रित भी करता है ना। तो एकत्रित करने के लिए जो सिग्नल, जो एंटेना का एरिया ऐसा बनाया जाता है, एंटेना की डिजाइन इस तरह से बनाई जाती है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे जो आसपास घूम रही हैं, जो रिफ्लेक्ट होके भी आ रही हैं, उन सबको एंटेना एकत्रित कर सके ताकि ज्यादा सिग्नल जो है वो रिप्रोड्यूस हो सके। दूसरा पॉइंट है लो नॉइज एम्पलीफायर। यह रिसीवर में प्राप्त वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी नॉइज बहुत कम होती है। तो लो नॉइज एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, क्योंकि लो नॉइज एम्पलीफायर का जैसे नाम है इस एम्पलीफायर का, लो नॉइज एम्पलीफायर, अर्थात इस एम्पलीफायर की स्वयं की नॉइज बहुत कम होती है और इसका गेन बहुत ज्यादा होता है। तो जो वीक सिग्नल, जो कि बहुत ही छोटे वॉटेज में, यानी कि मिली या माइक्रो वॉट के सिग्नल या नैनो वॉट का सिग्नल जो अपने एंटेना, रिसीविंग एंटेना तक आ रहा है, उसको एम्पलीफाई करने के लिए एलएनए एम्पलीफायर का उपयोग होगा। कोई भी वायरलेस डिवाइस हो उसमें सबसे पहला जो एम्पलीफायर होता है वो एलएनए एम्पलीफायर होता है। तीसरा जो है डीमॉड्यूलेटर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया संपन्न करता है। इसमें कैरियर सिग्नल से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को अलग किया जाता है तथा आउटपुट में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर डीमॉड्यूलेटर का उपयोग किया गया है। डीमॉड्यूलेटर का जो कार्य है वो मॉड्यूलेटर के कार्य से ठीक विपरीत है। यानी कि अब ये क्या करेगा
कि डीमॉड्यूलेटर के आउटपुट में हमको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल प्राप्त हो जाएगा, कैरियर इसमें से हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल अर्थात कि जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है वो डीमॉड्यूलेटर के आउटपुट पे प्राप्त होगा। और चौथा पॉइंट जो है वो तो कंप्यूटिंग डिवाइस है, यानी कि यूजर का टर्मिनल। अब यूजर यहाँ बैठा हुआ है तो उसको जो भी सिग्नल उसके पास पहुंचा है एंटेना से, एलएलए से, डीमॉड्यूलेटर से, वो कंप्यूटिंग डिवाइस के द्वारा यूजर को प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने जो इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले हमने उसकी परिभाषा समझी, उसके बाद हमने देखा कि वायरलेस कम्युनिकेशन के सिद्धांत क्या है ना। कुछ पॉइंट्स हमने 10-11 पॉइंट्स पढ़े उसके कि वायरलेस कम्युनिकेशन कैसे कैसे कार्य करता है। उसके बाद हमने वायर्ड कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन का हमने कंपैरिजन किया। वायर्ड कम्युनिकेशन कैसे वायरलेस कम्युनिकेशन से डिफरेंट है और अलग है, और वायरलेस कम्युनिकेशन जो है उसके क्या लाभ है और क्या हानि है। उसके बाद हमने वायरलेस कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम में जो ट्रांसमीटर होता है उसमें क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं और रिसीवर में क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, ये सब भी हमने आज के लेक्चर में देखा। तो अब हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने अगले वीडियो लेक्चर का इंतज़ार करिए। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।